हेलो फ्रेंड्स। तो हायर एजुकेशन के अंतर्गत आज हम आरपी रस्तोगी कमेटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आरपी रस्तोगी समिति 1994 में बनती है और 1997 में ये समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपती है। ये समिति यूजीसी के द्वारा गठित की जाती है 1994 में। और आरपी रस्तोगी कौन क्या है? एक केमिकल साइंटिस्ट है भारत के बहुत बड़े। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति 1994 में यूजीसी गठित करती है। और ये समिति का काम क्या था, इसको पे रिव्यू कमेटी के नाम से भी हमको जाना जाता है। अर्थात जो शिक्षकों को वेतन दिया जाता है उस वेतन की समीक्षा समिति थी। रिव्यू के बारे में हमने एक और कमेटी भी पढ़ी थी, आरसी मल्होत्रा समिति के बारे में हम लोगों ने 1983-85 की जो समिति थी उसने भी इस दिशा में भी रिकमेंडेशंस की थी। लेकिन आरसी मल्होत्रा समिति और आरपी रस्तोगी समिति में बहुत अंतर है। और ये जो समिति बनी है वो जो 5th पे कमीशन जब आया तो उस 5th पे कमीशन की जो सिफारिशें थे उसको लागू करने के बारे में आया। अब चूंकि ये एक पे रिव्यू कमेटी थी, लेकिन तो वेतन को बढ़ाने के बारे में इसको अनुशंसा करनी थी, लेकिन केवल वेतन के बारे में ही इसको नहीं था, बल्कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारे इसने सुझाव दिए थे। तो हम वेतन के बारे में भी बात करेंगे कि उसने ग्रेड क्या किया। और वो हालांकि वेतन या ग्रेड को जानना हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज इंपॉर्टेंट होती है कि किसी कमेटी का नाम और उसका जो है फ्रेमिंग ईयर आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा उस कमेटी का वर्किंग एरिया क्या है। तो जैसे ये कमेटी है तो इस कमेटी का जो एरिया है वो फाइनेंशियल है, और जो पे स्केल है तो एक पे स्केल रिव्यू कमेटी के नाम से जानी जाती है। जैसे 1983-85 में आरसी मल्होत्रा समिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन केवल पे स्केल के बारे में इसने रिकमेंडेशंस नहीं की, बल्कि हायर एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए इसने बहुत सारे और भी सुझाव दिए। तो उन्हीं सुझावों को जरा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला जो इनका सुझाव है वो था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी रिक्रूट या अपॉइंट गुड एकेडमिक records student as lecturers। और उसमें क्या था, 55% पीजी प्लस नेट या जो स्लेट नेट या सेट, इसके बारे में। और आज भी ये जो प्रोविजन है वो लागू है। दूसरा उन्होंने प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात की। प्रोबेशन पीरियड ऑफ टीचर्स शुड बी 24 मंथ। अर्थात जो परीक्षा समय है या जो ट्रेनिंग का समय है या एक तरीके से अस्थायी नियुक्ति का समय है, प्रोबेशन काल है, वो प्रोबेशन काल 24 महीने होना चाहिए। अगर उस 24 महीने में उसको काम नहीं है तो उसको 12 मंथ और मोर एक्सटेंडेड किया जा सकता है एक बार में, और उसको बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा इनका सुझाव था वो था, यानी पहला सुझाव था वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में, और दूसरा था प्रोबेशन पीरियड्स के बारे में। तीसरा इस कमेटी का सुझाव था कि मिनिमम 180 वर्किंग डेज इन ए एकेडमिक कैलेंडर। अर्थात एक सत्र में या एक सेशन में, एक एकेडमिक कैलेंडर में कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होने चाहिए यहाँ पर। चौथा इनका सुझाव था वो था लीव शेयरिंग का।
यानी छुट्टियां साझा करना किसके बीच, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर पति पत्नी किसी शैक्षिक संस्थान में, एक ही शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हैं, तो दोनों एक दूसरे की छुट्टियों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो लीव शेयरिंग एक बहुत यूनिक इनका जो रिकमेंडेशन था, इफ बोथ आर वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशंस। ध्यान रखें, ये केवल और केवल तभी लागू होगा जब दोनों पति पत्नी सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इनका जो था सजेशन, वो था डे केयर सेंटर्स के बारे में। ओपन डे केयर सेंटर्स इन इंस्टीट्यूशंस। फिफ्थ इनका सजेशन था ओपन डे केयर सेंटर इन इंस्टीट्यूशंस for caring of children of working staff। यानी जो आदमी या जो लोग काम कर रहे हैं आपके संस्थान में, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर ओपन किए जाए। छठा इनका था रेसिडेंटल एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन फैसिलिटी हो इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। यानी कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में आवासीय सुविधा जो है वो मिले यहाँ पर। सातवां इनका जो सुझाव था, वो सुझाव है प्रोवाइड प्रोफेशनल पोस्ट इन पीजी कॉलेजेस। आप जानते हैं कि कॉलेजेस में केवल जो है वो लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का पद होता है, लेकिन इस समिति ने कहा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को भी प्रोफेसर की पद जो है वो दी जाए। हालांकि ये रूल लागू हो चुका है और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में से जो एफिलिएटेड पीजी कॉलेजेस हैं वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स का पद जो है वो अब बनने लगा है। नहीं, पहले जो था वो प्रोफेसर का पद केवल और केवल यूनिवर्सिटीज़ में होता था और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिग्री कॉलेज के अंदर ना तो रीडर का पद होता था ना प्रोफेसर का। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति एसोसिएट और सीनियर एसोसिएट या अपने आप को रीडर तक पहुंचा पाता था, प्रोफेसर नहीं बन पाता। तो आरपी रस्तोगी समिति के मुख्य जो बिंदु निकल करके आए वो क्या है। ये समिति वैसे तो एक पेयर रिव्यू कमेटी थी, लेकिन इसने उच्च शिक्षा के बारे में और भी सुझाव दिए। उन सुझाव में जो सबसे पहला सुझाव था वो था कि हमें एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाले स्टूडेंट्स को ही एज अ टीचर अपॉइंट करना है। दूसरा, टीचर्स का जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 24 माह रखा जाए और अगर उस माह में उनकी संतोषजनक प्रगति नहीं है तो उसको 12 माह और बढ़ा दिया जाए। मिनिमम 180 दिन का जो वर्किंग डे है या जो कोई एक एकेडमिक कैलेंडर है उसमें कम से कम 180 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए। डे केयर सेंटर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बच्चों को फीस शेयर लीव शेयरिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्टाफ के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। और एक लास्ट जो पॉइंट 8वां कर लेते हैं, उन्होंने जो पे स्केल बताई थी वो पे स्केल यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने पे स्केल्स का जो बेसिक पे बताया वो 8000 बताया। एसोसिएट के लिए उन्होंने कहा कि 10,000 होना चाहिए बेसिक पे और प्रोफेसर के लिए 16,500 पे। ये बेसिक पे है और इसमें सारे एमरेशंस हैं। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर्स था पे स्केल के बारे में, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमको एग्जाम की दृष्टि से। बाकी
टीचर असेसमेंट भी स्टूडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, जो मल्होत्रा समिति ने पहले बता दिया, इन्होंने भी उसी बात को वकालत की थी। तो बहुत इसमें से अंदर से प्रश्न आने की संभावना नहीं है, लेकिन ये समिति किस बारे में बनी, और जैसे लीव शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स का जो प्रोविज़न 45% पीजी और नेट एसेट की बात है, डे केयर सेंटर्स के बारे में है, 180 वर्किंग डे के बारे में, ये कुछ 2-4 बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है रस्तोगी समिति के बारे में। चलिए एक समिति और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। 97 के बाद हम आते हैं सच्चर समिति के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा सच्चर समिति 2005-06, और हम इसको सच्चर समिति के नाम से भी जानते हैं, सच्चर कमेटी भी कहा जाता है इसको। अब ये कमेटी क्या है, इस कमेटी को हम कहते हैं, बनाई तो गई थी टू स्टडी द सोशल इकोनॉमिकल एंड educational conditions of Muslim in India। तो हाई कोर्ट के जो पूर्व जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, तो जस्टिस जी.एम. सच्चर की जो अध्यक्षता है, उनकी अध्यक्षता में 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, और उस समिति को क्या उत्तरदायित्व दिया गया था, सोशल इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, अर्थात भारत के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दशा का अध्ययन करना। तो विशेष रूप से ये मुस्लिमों की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए समिति बनाई गई थी। इसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सच्चर समिति का संबंध किससे है, तो सच्चर समिति का जो संबंध है वो है मुस्लिमों की शिक्षा से, केवल और केवल एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, और ये बनी कब, 2005-06 में। तो इसका सच्चर समिति किससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सच्चर समिति किससे कब बनी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इस समिति ने भारत में मुसलमानों की स्थिति के बारे में क्या बताया था। पहले इनका जो सबसे एक बड़ा स्टेटमेंट निकल करके आया था इस कमेटी का, वो ये था कि भारत में जो मुसलमानों की स्थिति है वो SC/ST से भी बुरी है। तो इनका जो मुख्य बिंदु जो थे, मेन पॉइंट्स इनके क्या है, निकल करके आए थे कि जो SC/ST है भारत का, उससे भी बुरी स्थिति किसकी है, मुसलमानों की है। पहला पॉइंट तो ये निकल करके आया। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो मदरसे हैं, तो मदरसों से जो प्राप्त सर्टिफिकेट्स हैं उनको वैधता दी जाए, जिससे जो मदरसे से प्राप्त विद्यार्थी हैं उनको IAS, PCS, बैंक या जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें उनको नियुक्ति का अधिकार मिले। तो यहाँ पर एक लीगल वैलिडेशंस की बात की गई, यानी मदरसों के जो प्रमाण पत्र हैं, मदरसे प्रमाण पत्रों के वैधीकरण की बात की गई यहाँ पर, ताकि बच्चों को क्या मिले, जॉब में मिले। चौथा, उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण के बारे में बात की, मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात की यहाँ पर। जो वक्फ है उनको, उनकी संपत्ति को इस्तेमाल करने, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमें सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो उनको लोन देने की बात हो, चाहे उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिवनेस करने की बात हो, या पंचायतों में अधिकार देने की बात हो। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक सभी पहलुओं पर उनको व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई हो, IIT पॉलिटेक्निक में रिजर्वेशंस की बात कही गई हो। यहाँ पर
जो हमको शैक्षिक दृष्टि से ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें मदरसों को मॉडर्नाइज करने के बारे में बात की, क्योंकि मदरसे क्या है, मुस्लिम शिक्षा के उच्च संस्थान होते हैं। मकतब निम्न प्राथमिक स्तर की शिक्षा देते हैं, मदरसे उच्च शिक्षा देते हैं। तो मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की। दूसरी बात इनको ध्यान यहाँ रखना है कि इसमें मदरसों से प्राप्त प्रमाण पत्रों को, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और तमाम विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं, उस तरह से उनको वैलिड करने की बात की, ताकि मदरसे से प्राप्त विद्यार्थी भी बाहर जो सेवा क्षेत्र है उसके सभी पदों पर समान रूप से वो अप्लाई कर सके, आवेदन कर सके। जो तीसरी बात उन्होंने कही कि जो स्कॉलरशिप है वो मुस्लिम छात्रों को अलग से, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप यूजीसी देती है, तो वो इस तरीके की स्पेशल स्कॉलरशिप के बारे में बात की, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस इनके बारे में खोलने की बात की। तो यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है सच्चर समिति का संबंध किससे है। सच्चर समिति का संबंध है मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों के अध्ययन करने के संदर्भ में। सच्चर कौन थे? यस, सच्चर दिल्ली जो है हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी। और यहाँ पर समिति ने क्या क्या सुझाव दिए? समिति ने आपको सुझाव जो पूछा जा सकता है आपसे, वो शैक्षिक संदर्भों का सुझाव पूछा जा सकता है, जिसमें मदरसा सर्टिफिकेशंस की वैलिडेशंस के बारे में, लीगल वैलिडेशंस के बारे में, मदरसा मॉडर्नाइजेशंस के बारे में होती है, स्कॉलरशिप्स के बारे में होती है, मदरसे टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बात की जाती है, जो है यहाँ पर और उनको रिजर्वेशन देने की बात की जाती है, उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सच्चर समिति का संबंध किससे था। यहाँ पर बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है आपको। और आज इस क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास पर कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई समितियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।